Ahmed on your own channel Knowledge TV, and today's video we are going to discuss Christopher Marlowe, the father of the English modern plays. Christopher Marlowe is regarded as one of the towering personality of plays in English dramas. So in this video we will try to explore his personal life, his literary works. Some of his famous plays are Tamburlaine, The Jew of Malta, as well as his very famous Dr. Faustus. So let's go begin. व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की, तो क्रिस्टोफर मार्लो की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1564 है और 1593 इनकी डेट ऑफ डेथ है। सो इनकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रामेटिक वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं। एक यूनिवर्सिटी विट्स का एक ग्रुप था जिसमें के सारे लिटरेरी जो क्रिटिक्स, लिटरेरी जो राइटर्स थे वो मिलके काम करते थे, जिनमें के लॉज थे, नैश थे, रॉबर्ट ग्रीन थे और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जो मिलके काम करते थे। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी थी, सबसे ज़्यादा जो जीनियस थे ड्रामेटिक वर्क के हवाले से, वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। तो ड्रामेटिक वर्क जो है लॉज के और नैश के, उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस हवाले से इस ग्रुप में या एलिजाबेथन प्लेस के हवाले से नहीं है जितनी के क्रिस्टोफर मार्लो की है। और इन सब मेंबर्स में क्रिस्टोफर मार्लो को ग्रेटेस्ट कहा जाता है। 1587 में इनका पहला जो प्ले था टैम्बरलेन के टाइटल के साथ, उस वो यानी कि इन्होंने प्रोड्यूस किया और इसने बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर एक स्टॉर्म जो है वो लेके आया, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पीटुअस फोर्सेस की के हवाले से। और ये बड़ा ही शानदार किस्म की क्रिस्टोफर मार्लो की कमांड है ब्लैंक वर्क्स के ऊपर, और इनकी सेंसिटिवनेस है टू ब्यूटी, यानी बड़े सेंसिटिवली जो है वो ब्यूटी को प्रेजेंट करते हैं अपने प्लेस के अंदर, नेचुरल ब्यूटी को, और बड़ी यानी कि अट्रैक्टिव किस्म का अपने प्ले को बना देते हैं। तो ये जो प्ले है मार्लो का, इसमें ड्रामेटाइज किया है क्रिस्टोफर मार्लो ने टैम्बरलाइन के अंदर, जो कि एक सेथियन शीफर्ड एक होता है, उसकी एक्सप्लॉइट्स को डिस्कस किया, जो कि बाद में दुनिया के लिए द टेरर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है वो फिर सामने आता है। और बहरहाल आप इस प्ले को पढ़ेंगे तो उसमें आप इसकी डिटेल जो है वो जान सकते हैं। और इसके अलावा टैम्बरलेन के बाद इनका जो प्ले आया जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और आज तक उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो है जी इनका ट्रैजिक प्ले है, ये ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो इसमें जो है डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी बताई गई है, डॉक्टर फॉस्टस कि किस तरह से वो डेविल को अपने जो है वो एक यानी कि अपनी सोल दे देते हैं फॉर 24 इयर्स, और फिर उसके बदले में वो अनलिमिटेड पावर्स हासिल कर लेते हैं और उन अनलिमिटेड पावर्स का मिस यूज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, हेल एंड हेवन को देखते हैं, बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस करते हैं और इन द एंड वो फिर उनका टाइम जो है वो पूरा हो जाता है और आखिरकार वो अपनी डैमिनेशन को पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेल कंस्ट्रक्टेड इनका प्ले है। इसके अलावा इनकी यानी कि इसके अलावा और भी इनके काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और बहरहाल रेनेसा पीरियड के हवाले से इनके ये जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। इनकी और भी काफ़ी सारे इस तरह के प्लेज हैं, काफ़ी सारे वर्क्स हैं, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी जो है वो काबिलियत का इजहार किया है। द जू ऑफ माल्टा इनका एक और बड़ा ही फेमस प्ले है और इनकी थर्ड ट्रेजेडी है मार्लो की। और लेकिन इसको द जू ऑफ माल्टा को इतना फाइन इनका प्ले जो है या इतना फाइन वर्क इनका नहीं समझा जाता जितना कि डॉक्टर फॉस्टस को समझा जाता है, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस की बुनियाद पे जो ही डॉक्टर फॉस्टस का नाम आता है प्ले का, तो क्रिस्टोफर मार्लो का नाम इस नाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा हीरो डॉक्टर फॉस्टस को प्रेजेंट किया जो कि अनफॉरगेटेबल है और उस पीरियड के हवाले से, उस पीरियड की पहचान के हवाले से, प्लेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल इस जो द जू ऑफ माल्टा, इसकी ओपनिंग भी बड़ी ग्लोरियस है। इसके जो और इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो के जो बाकी जो लास्ट प्लेज हैं उनमें एडवर्ड 2 है, वो भी यानी कि बहुत ज़्यादा इनका बेस्ट प्ले है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। उसमें बड़ी लैंग्वेज को बड़ा अच्छा यूज़ किया, बड़े यानी कि बड़े अच्छे अंदाज में उस प्ले को जो है वो लिखा इन्होंने, और लैंग्वेज में जो उन्होंने वर्डिंग्स यूज़ की, वोकैबलरी यूज़ की, वो भी बड़ी अच्छे अंदाज में थी। तो बहरहाल इस प्ले के अंदर उनकी जो रिथमेटिक जो फोर्स थी या रिथमेटिक जो ब्यूटी थी जो कि उनके अर्लियर प्लेस में थी, वो इसमें नज़र नहीं आई। तो इस हवाले से इसको जो है वो इनकी बड़ी एक रेयर किस्म की जो स्किल्स हैं वो इसके अंदर बहरहाल उन्होंने यूज़ की हैं। रिदम्स के हवाले से कुछ इसमें लैक्स थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, करेक्टराइजेशन बड़ी एडमायरेबल थी। तो इस हवाले से इनका ये प्ले जो है एडवर्ड 2, ये इस लिहाज से काफ़ी शानदार है। मार्लो के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है एलिजाबेथन ड्रामा में वो बहुत ही अजीम हैं, और इन्होंने सब्जेक्ट मैटर जो था ड्रामास को उसको बहुत ही हायर लेवल के ऊपर उठाया।
यानी इससे पहले मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस जो कि मैंने अपनी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा लिखे जाते थे, जबकि जब से नॉर्मन्स आए इंग्लैंड के अंदर तो उसके बाद से चीजें चेंज होना शुरू हुई और फिर उन्हीं के इफेक्ट्स के अंदर ही ये जो रेनेसां पीरियड था, एलिजाबेथन पीरियड था, इसके अंदर फिर काफी नई नई चीजें जो है वो सामने आई। तो मार्लो के प्लेस जो थे वो स्टाइल में भी काफी डिफरेंट थे, कंटेंट के लिहाज से भी काफी डिफरेंट थे। शेक्सपियर का जैसे आपने नाम सुना होगा, शेक्सपियर भी एक बहुत बड़े प्ले राइटर थे, एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद उनके होते हुए, इतने जीनियस आदमी के होते हुए भी क्रिस्टोफर मार्लो को ड्रामाज में एक मुनफरिद मकाम हासिल है, जो कि उसमें इस लिहाज से यानी शेक्सपियर उनसे एक स्टेप जो है वो पीछे हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एलिजाबेथन ड्रामा में काफी ज्यादा उनको जो है वो रिगार्ड किया जाता है इस हवाले से। और इनके प्लेस जो हैं उनमें कुछ ट्रेजेडीज थी सुपर ह्यूमन हीरोज की, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ यानी कि लिमिट्स जो थी लाइफ की उनके अंदर उनको मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। और इसके अलावा जो मार्लो की लैंग्वेज है वो क्लासिकल और यानी कि पुरानी जो है वो बेस लैंग्वेज है, जिस तरह के शेक्सपियर की है। और शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं स्पोक द सेम लैंग्वेज एज देयर ऑडियंस, यानी कि जैसा कि उनके ऑडियंस बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे होते हैं। जबकि मार्लो के जो कैरेक्टर्स हैं इनमें पोएटिक स्टाइल होता है, बहुत ज्यादा पोएट्री के हवाले से ये लिखते हैं। और इनके जो इनके ऊपर यानी कि काफी ज्यादा इनकी यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज हैं, यानी जो इन्होंने लैटिन एंड ग्रीक ड्रामेटिक पोएट्री पढ़ी है, तो उसी का असर इनके प्लेस के ऊपर नजर आता है। इन्होंने हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाया प्लेस के अंदर, और जो कि बहुत ज्यादा मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ कंसीडर किए जाते थे सोसाइटी में, वाइटैलिटी के लिहाज से, पोजेसिंग द रेनेसां कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनसैटिएबल स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और बहुत ज्यादा यानी कि उन हीरोज को ये ऐसे अंदाज में प्रेजेंट करते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस लाइफ बनती है, एक आइडियल पर्सनालिटीज के हवाले से ये उनको शो करते हैं, उनकी सफरिंग्स या उनकी जो लाइफ के अचीवमेंट्स हैं, उनकी सफरिंग्स हैं, द वे दे ओवरकम दो सफरिंग्स। तो ये सारी चीजें इनके प्लेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लाइफ को, रियलिटी को एक कैरेक्टर बनाया, यानी ज्यादातर रियलिस्टिकली चीजों को पिक किया, ना कि इन्होंने अपने आप से आर्टिफिशियली या उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, फिक्शनल स्टाइल यूज किए। तो इस तरह से नहीं है, रियलिटी के ऊपर ये रहे और इन्होंने नए पैशन को जो है वो स्टेज के ऊपर लेके आए। इसके अलावा ब्लैंक वर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, ठीक है, और उसको ना बड़े फ्लेक्सिबली ड्रामास के अंदर फिट किया। और जो शेक्सपियर के इस हवाले से जो उनके वर्क्स हैं उनको वो काफी ज्यादा इजी हैं, जबकि इन्होंने बड़े टेक्निकली उस चीज को पेश किया। शेक्सपियर थोड़ी सी क्लासिकल लैंग्वेज और थोड़ा पोएटिक स्टाइल, क्योंकि बहुत बड़े पोएट भी थे, तो उस हवाले से उनकी थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती थी प्लेस के अंदर। लेकिन जो मार्लो थे, इनके वर्क स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े कोहेरेंट अंदाज में जो है वो अपने, और एक बड़े यूनाइटेड अंदाज में अपने प्लेस को जो है वो पेश करते थे। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी डिग्निटी के साथ और बड़े पोएटिक ग्लो के साथ अपने ड्रामास को प्रेजेंट किया। तो इस हवाले से इनको जो है वो इनके जो पाइनरिंग जो वर्क है कि जो शेक्सपियर के यानी कि ग्रैंड एडिफाइस, बिल्ड द ग्रैंड एडिफाइस, तो उस हवाले से, और फिर यानी कि इनके जो वर्क्स हैं उनके हवाले से, यानी अगर इसको कंपेयर किया जाए शेक्सपियर के साथ, तो शेक्सपियर के और इनके जो डिफरेंसेस हैं, ये शेक्सपियर की लैंग्वेज स्टाइल और उस लिहाज से, तो क्रिटिक्स जो है वो इनको ज्यादा मकाम देते हैं ड्रामेटिकली, या जो यानी कि एक आर्टिस्ट ऑफ द ड्रामास के तौर पे या एक राइटर ऑफ द ड्रामास के तौर पे क्रिस्टोफर मार्लो को ज्यादा बड़ा मकाम देते हैं शेक्सपियर से। हालांकि शेक्सपियर भी एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे। एक और वीडियो में मैं इंशाल्लाह शेक्सपियर को भी एज अ ड्रामाटिस्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और उनके और इनके कुछ जो डिफरेंसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। बहरहाल क्रिस्टोफर मार्लो को इसी बुनियाद पे क्रिटिक जो है इनकी डिफरेंसेस और इनकी क्वालिटीज की वजह से, ब्लैंक वर्क्स की वजह से, इनकी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन की वजह से, इनकी पोएटिक लैंग्वेज की वजह से, इनके क्लासिकल जो एक यानी कि रेफरेंसेस की वजह से, इनकी पोएटिक स्टाइल की वजह से, रिदम्स की वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री कहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे इन टच विद नॉलेज टीवी। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सम मोर कंटेंट इन डिटेल, and also comment below and